वेलकम अगेन टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग सर्किट मॉडल ऑफ डीसी मशीन पढ़े थे, जिसमें जनरेटर का और मोटर का दोनों का मॉडल और पावर फ्लो डायग्राम पढ़े थे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन ऐसे तो आपको पता है दो टाइप का है, जनरेटर और मोटर। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जनरेटर और मोटर में जो है वो तो उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर है कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है, मोटर डीसी एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन यहां पर हम जो टाइप्स ऑफ डीसी मशीन पढ़ेंगे उसका बेसिस है कि डीसी मशीन में जो फील्ड सप्लाई है, जो फील्ड वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो हम कितने तरीके से दे सकते हैं। जिन जिन तरीकों से फील्ड वाइंडिंग में हम डीसी सप्लाई दे करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो टाइप्स बन जाते हैं आपके डीसी मशीन के। आपको पता ही है फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो कि स्टेटर पर की जाती है और उसका पर्पस होता है मशीन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। बिना मैग्नेटिक फील्ड के कुछ नहीं होगा, है ना। और आर्मेचर वाइंडिंग का पर्पस है ईएमएफ इंड्यूस करना या फोर्स वगैरह लगे तो मूव करना। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज गिवन सप्लाई, डीसी मशीन्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। ऐसे एक और भी टाइप है परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, जिसमें कि कोई फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कोई मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं। जैसे हम लोग बनाते थे ना, यहाँ पोल कोर रखते थे, इधर इधर वो आयरन का होता था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था, या स्टील का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था। लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स में वो परमानेंट मैग्नेट होगा, हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का है। तो वो बहुत ही स्मॉल रेटिंग के डीसी मशीन में परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करते हैं। जो लार्ज रेटिंग के डीसी मशीन्स हैं या एवरेज रेटिंग के, मीडियम रेटिंग के डीसी मशीन्स हैं, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज होता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ड डीसी मशीन है उनका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। एक है सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड के फिर और भी टाइप्स हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड, अलग अलग। तो हम लोग एक एक करके हर एक टाइप ऑफ डीसी मशीन को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन्स। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन मतलब जिसमें कि फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए अलग से किसी सोर्स को हम लोग यूज करते हैं। फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए, डीसी सप्लाई देने के लिए अलग से कोई डीसी बैटरी या डीसी जनरेटर या डीसी सोर्स का यूज करते हैं। उसको आर्मेचर के सर्किट से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेटली एक्साइटेड। मतलब किसी अलग से किसी डीसी बैटरी से या किसी डीसी सोर्स से हम लोग फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं। उसका सर्किट मॉडल कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका आर्मेचर, ई ए, ये ब्रशेस, और फील्ड वाइंडिंग अलग से। इस पे कोई अलग से कोई सोर्स है वीएफ, और इसका रेजिस्टेंस आरएफ, और इससे करंट।
सेपरेटली एक्साइटेड, अलग से ही कोई सोर्स, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग एक्चुअल फिगर बनाए तो इसका एक्चुअल फिगर देखिए कैसा बन सकता है। ये सपोज कि आपका ये है ना, ये आउटर पार्ट है योक, ठीक है। बीच में ये पार्ट रोटर, ठीक है। ये बीच में शाफ्ट और इस पे ये ब्रशेस, ठीक है। और इसका अपना रेजिस्टेंस होगा और फील्ड वाइंडिंग बिल्कुल अलग, इसको किसी से कुछ नहीं। सपोज कि हम यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग बनाया ऐसे, ठीक है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमने एक सोर्स लगा दिया VF। ये एक अलग से कोई सोर्स है VF, उससे हम लोग इसमें फील्ड वाइंडिंग में, इसमें पोल कोर पे फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई करें IF। इधर से करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सिमिलरली इधर से। तो ये और आर्मेचर आपका अलग से, और आर्मेचर में फिर ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VT होगा। इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो VT होगा, ये अलग से, बिल्कुल सब कुछ अलग है, ठीक है। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अब इसके कुछ इक्वेशंस हम लोग जरा देखें कि सबसे पहला कि फॉर जनरेटर, जनरेटर के लिए अगर देखा जाए तो जनरेटर के लिए यहां पे EMF जनरेट होगा और करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा I। तो जैसा हम लोग सर्किट मॉडल में देख चुके हैं, EA में वोल्टेज जनरेट होगा, यहां से करंट निकलना स्टार्ट हुआ, और VT जो वोल्टेज होगा इसका आप KVL भी लगा कर सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट क्लास में इसको बताए थे, इसलिए हम फिर नहीं बता रहे हैं। होगा क्या, EA में जो वोल्टेज है उसमें से ड्रॉप होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस में और ब्रश में, और उसके बाद जो वोल्टेज बचेगा वही मिलेगा किसको, VT को। तो लिख सकते हैं फॉर जनरेटर VT इक्वल टू EA माइनस IAR माइनस 2 क्या है, 2 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रश, ठीक है। फॉर मोटर, मोटर के लिए ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, मोटर सप्लाई देगा इसको, है ना। ये पोलरिटी यही रहेगी, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि ये पोलरिटी चेंज नहीं होगी। और मोटर केस में ये इक्वेशन रिवर्स होगा, यहां से जो सप्लाई वोल्टेज देंगे उसमें से वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस में और ब्रश में, और उसके बाद जो वोल्टेज है वो मिलेगा किसको, आर्मेचर को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू VT माइनस IARA माइनस 2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन। दूसरा एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि IF फील्ड करंट विल बी इक्वल टू VF अपॉन RF। थर्ड इक्वेशन, जो phi-F है, मतलब जो फ्लक्स ये प्रोड्यूस करेगा, फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फील्ड करंट NIF अपॉन रिलक्टेंस ऑफ होल मैग्नेटिक सर्किट, एंड या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू IF। ये अच्छा, एक और चीज फोर्थ, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा EA,
हमको पता है ZP NFi अपॉन E। फिफ्थ एक और चीज जिसको अभी हम डिराइव नहीं किए हैं बट आई विल डिराइव इट, आगे क्लासेस में इसको डिराइवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो, अगर मोटर का केस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो इस पे लगेगा उसका फॉर्मूला होता है ZP अपॉन 2πa phi I, और ZP अपॉन 2πa को हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं KA, तो KA phi I, ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा ओके, एक और इसमें है ये 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर ये एक जनरेटर है, अगर ये मोटर है तब तो यहां से सप्लाई है, लेकिन अगर ये जनरेटर है तो, और यहां पे अगर कोई लोड लगा हुआ है RL और ये जनरेटर है तो यहां से करंट इस तरफ जाएगा और यहां का जो वोल्टेज होगा वो तो VT होगा ही, लेकिन VT की वैल्यू क्या होगी, VT विल बी इक्वल टू यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, जो करंट इस लोड से जा रहा है इनटू रेजिस्टेंस IA इनटू RL, करंट इनटू रेजिस्टेंस होगा यहाँ का वोल्टेज, तो VT इक्वल टू IA इनटू RL। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको, इक्वेशंस है सिंपल, इनको ध्यान में रखना है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के लिए। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें इन्हीं फॉर्मूलाज का, इन्हीं इक्वेशंस का यूज होगा, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन्स यही है, इसमें सेपरेट सोर्स है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। 1 मिनट। तो नेक्स्ट जो दूसरे टाइप का है वो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में एक आपका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है एक एक्स्ट्रा सोर्स। VF जो हम लोग यहाँ बना रहे थे वो एक एक्स्ट्रा सोर्स था जिसको आपको लगाना जरूरी था, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड आपको एक अलग से एक सोर्स लगाना है। तो ये ना सिर्फ आपके डीसी मशीन के कॉस्ट को बढ़ाता है बल्कि कंबर्सन नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये सब प्रॉब्लम्स आती है इसमें। इसलिए मोस्ट वाइडली यूज्ड आर दिस टाइप ऑफ मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई कहां से मिलेगा, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई हमेशा आर्मेचर, मतलब अगर डीसी जनरेटर है तो जो आर्मेचर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर करंट जो जनरेट हो रहा है वही फील्ड वाइंडिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब पूरा तो पूरा करेगा या उसका कुछ पार्ट करेगा, इस पे अलग अलग मशीन्स हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन मतलब इसको कोई अलग से सोर्स की जरूरत नहीं है, इसके पास खुद का डीसी करंट है, क्योंकि हमको पता है अगर ये जैसे देखिए फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई चाहिए, अगर डीसी जनरेटर है तो ब्रश, अगर डीसी जनरेटर है तो वो ब्रश के बाद जो करंट है वो तो डीसी ही मिल रहा है, कॉइल में एसी जनरेट हो रहा है, लेकिन डीसी जनरेटर है तो ब्रश के बाद जो आपको करंट मिल रहा है जो लोड को जाएगा वो डीसी करंट ही है, तो क्यों ना उसी करंट को हम यूज कर ले फील्ड वाइंडिंग, है ना। उसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर डीसी जनरेटर है तो वी हैव डीसी सप्लाई, व्हाई नॉट यूज दैट, उसको क्यों नहीं यूज करें। तो अगर जनरेटर है तो आर्मेचर से जो डीसी करंट निकला ब्रश के बाद उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फील्ड वाइंडिंग के लिए, या मोटर में, डीसी मोटर में भी जो इनपुट सप्लाई है वो तो डीसी ही होती है, तो जो इनपुट डीसी करंट है उसी को हम लोग यूज कर लें फील्ड वाइंडिंग में, तो कोई अलग से सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। किसी बैटरी की अलग से सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों में हमारे पास डीसी सप्लाई है, डीसी करंट है, तो उसी को यूज करेंगे फील्ड वाइंडिंग। तो ऐसे ही डीसी मशीन क्या कहलाते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। इसमें एक और भी पॉइंट है उसको देखेंगे बाद में, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन 3 टाइप के होते हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। सीरीज या सीरीज जनरली सीरीज एक्साइटेड भी कहते हैं, या जनरली आप सीरीज डीसी जनरेटर या सीरीज डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन, देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है
सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन नाम से ही क्लियर है कि इस मशीन में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में होगा। मतलब जो करंट फील्ड वाइंडिंग में होगा वही करंट आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग बोथ आर इन सीरीज, मशीन इज सीरीज डीसी मशीन या सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। सर्किट मॉडल कैसा होगा देखिए। सर्किट मॉडल में चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, ठीक है ना, ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज VT और ये है फील्ड वाइंडिंग। इसके दो टर्मिनल को नाम दे देते हैं, इसको F नाम दे देते हैं, इसको F डैश नाम दे देते हैं, है ना। और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है सर्किट मॉडल फॉर डीसी सीरीज मशीन, सीरीज एक्साइटेड डीसी। ये सर्किट मॉडल है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग, इसको यहां भी कर सकते थे लेकिन चूंकि सब में यहां सामने दिखाता है इसलिए यहां दिखा है इसको। तो ये फील्ड वाइंडिंग और इस किसके साथ सीरीज में, आरए के साथ सीरीज में, आर्मेचर के साथ पूरी के पूरी सीरीज में। अगर डीसी जनरेटर है तो क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा, वही करंट आर्मेचर से भी जाएगा, सेम करंट फील्ड से भी जाएगा और सेम करंट अगर यहां पर कोई लोड है उससे भी जाएगा। मतलब IA इक्वल टू IF इक्वल टू IL। अगर मोटर है तो यहां सप्लाई से कुछ करंट आएगा, वही करंट फील्ड वाइंडिंग से, वही करंट आर्मेचर से, सब कुछ सेम करंट, ठीक है। अब एक्चुअल मशीन में ये कैसे होता है उसको देखते हैं। उसके लिए ये दो टर्मिनल को कुछ नाम दे देते हैं ए। देखिए एक्चुअल मशीन में तो ये आपका योक है, ठीक है। ठीक है, योक, रोटर, ब्रश, यहां पर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी दिखाते हैं। हालांकि आपको पता है ये बात कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आर्मेचर रेजिस्टेंस कोई बाहर से लगाया हुआ रेजिस्टेंस नहीं है, ये इसी के अंदर में जो कंडक्टर्स हैं उन्हीं के रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हम लोग क्या लिखते हैं, आरए। सर्किट मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे। और आरए के ऊपर वाला पॉइंट क्या लिखे हम, नाम ए, ठीक है। और इसके नीचे का जो ये जो टर्मिनल है जिसको नाम दे रहे हैं बी, ये फिर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहां हम इसको बनाना है। अब देखिए इधर अभी पोल कोड बनाना बाकी है। ये पोल्सू, ठीक है। अब देखिए ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये जो टर्मिनल, ये टर्मिनल तो बी से निकला तो उसको डायरेक्ट यहां बना दी, ये टर्मिनल को यहां बना, ठीक है। अब यहां से फील्ड वाइंडिंग को, सब फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन एफ, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग पूरा होगा, मतलब इस पोल कोड पे भी होगा और इस पोल कोड पे भी होगा, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स दोनों तरफ। और उसके बाद ये टर्मिनल एफ है और यहां से जो निकला वो क्या है, एफ डैश, एफ डैश, एफ डैश किससे कनेक्टेड है, ए से, ए से। और फिर ए के बाद आर ए, फिर आपका आर्मेचर, और फिर ये कनेक्टेड है बी से, और फाइनली ये क्या हो गया, बी टी, ठीक है ना। तो
ये है एक्चुअल सर्किट डायग्राम कि कैसे होगा। सप्लाई वोल्टेज जो भी है उसके एक टर्मिनल को F से कनेक्ट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के इस टर्मिनल को, और वो इंटरनली F डैश इससे कनेक्टेड होगा, और आर्मेचर से जो टर्मिनल निकलेगा B वो आपको फिर से टर्मिनल वोल्टेज को इन करेगा। ये है सीरीज वाउंड डीसी मशीन, सेम कंस्ट्रक्शन, चाहे डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, सेम कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर डीसी जनरेटर है तो यहां से जनरेशन होगा और सप्लाई इधर से इधर आएगी। अगर डीसी मोटर है तो यहां से जनरेशन होगा और यहाँ पे सप्लाई होगा और यहां से करंट इस तरह से आएगा। देखिए इसके क्वेश्चंस पे लिखेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि देखिए मान लीजिए सुबह सुबह इंडस्ट्री में हम इनके और इस डीसी, सपोज इट इज जनरेटर, ये प्रॉब्लम मेनली जनरेटर की है। मान लीजिए जनरेटर है हमारे पास, ये डीसी जनरेटर है, इसको हमको ऑन करना है, कोई लोड यहाँ पे लगा हुआ है, उस लोड को सप्लाई देना है, ठीक है ना, डीसी लोड है। तो उसके लिए हमको पता है कि हमको एक वोल्टेज चाहिए, यहाँ जनरेशन होना चाहिए ये, तब यहाँ पे मिलेगा VT। ये जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ सीरीज के साथ ही नहीं है, ये हर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के साथ कॉमन बात है कि आप आए डीसी जनरेटर को स्टार्ट करना है, वोल्टेज देना है, वोल्टेज जनरेट करना है, इस रोटर का जो शाफ्ट है उसको हमने मूव करना शुरू किया, उसको मूव करना शुरू किया। अब देखिए वोल्टेज को जनरेट होने के लिए EA, वोल्टेज को जनरेट होने के लिए EA का हमको फॉर्मूला भी पता है, P(N)φZ/A। यहां पर भी फ्लक्स चाहिए, या ये वाला फॉर्मूला BLV, यहां पर भी फ्लक्स चाहिए। यहां पे आप उसको मूव कर रहे हैं, एक वेलोसिटी तो दे रहे हैं, कंडक्टर होगा, लेंथ भी होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किए, आपने जस्ट मूव करना शुरू किया है, कोई वोल्टेज तो शुरू से था नहीं इसमें, नो वोल्टेज, पहले से कोई वोल्टेज नहीं था। अगर पहले से कोई वोल्टेज नहीं है, ये कोई वोल्टेज नहीं, तो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट भी नहीं, और अगर फील्ड वाइंडिंग में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, B नहीं है, फाई नहीं है, और आप उसको घुमाए जा रहे हैं। तो हम मोटर को घुमाते रहे और फ्लक्स है ही नहीं, तो क्या कोई वोल्टेज जनरेट होगा? नहीं होगा जनरेट। प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में आप मशीन के पास आए, आपने मशीन आपको ऑन करना है, वोल्टेज देना है यहाँ पे, तो उसके लिए आप इसके शाफ्ट को मूव करना स्टार्ट किए, शाफ्ट को मूव करेंगे, वोल्टेज इंड्यूस होगा अगर इसमें अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहले से अगर कोई वोल्टेज नहीं है तो कोई करंट नहीं है, और सीरीज में है कनेक्टेड या शंट में जैसे भी होगा, अगर इसमें कोई करंट नहीं है फील्ड वाइंडिंग में तो कोई फ्लक्स नहीं बन सकता है, और फ्लक्स नहीं बनेगा तो कोई वोल्टेज नहीं जनरेट हो सकता है। तो क्या हो, समस्या है। तो देखिए एक्चुअली में ये जो पोल कोर का जो मटेरियल है, पोल कोर मटेरियल और पोल शू मटेरियल, ये मटेरियल्स हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें कि कुछ रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बचता है। रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? रेसिड्यूअल का मतलब है बचा हुआ, मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबकत्व। देखिए जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, सबका जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का नेचर है वो BH कर्व ही बताता है। BH कर्व आप लोग कुछ पढ़े इस बारे में कि ये इस एक्सिस पर B और फाई, इस एक्सिस पर H और I। इसमें अगर आप पढ़े हो कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर आप ऑन करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उस पर एक लेवल के बाद सैचुरेट हो जाएगा। और अगर आप इसको फिर यहां तक मान लीजिए आपने बढ़ाया करंट, इंक्रीज द करंट, और उसके बाद अगर आप करंट को डिक्रीज करते हैं तो हर मैग्नेटिक मटेरियल ये इसी पाथ को दोबारा नहीं ट्रेस करता है। इसी मतलब कि करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, लेकिन जिस तरह से बढ़ा उसी तरह से घटेगा नहीं, ये कुछ इस तरह से घटेगा। जब करंट की वैल्यू 0 होगी उस समय मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू रहेगी। इसी वैल्यू को क्या कहते हैं? रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, बचा हुआ मैग्नेटिज्म। भले ही
भले ही आपने करंट को जीरो कर दिया लेकिन मैग्नेटिज्म अभी भी बचा हुआ। फिर आगे भी है इसका, नीचे ऐसे करके पूरा कर बनता है, लेकिन हमको इतना ही जरूरत है। यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल जो हम यहाँ पे पोल कोर का लेंगे वो इस तरह का पोल सूखा ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें कि भले ही आपका मशीन ऑफ हो गया, हमने मूव करना बंद कर दिया, ईएमएफ इंड्यूस बंद हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस खत्म हो जाने से, करंट के फ्लो के खत्म हो जाने से आई की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन इसके अंदर का मैग्नेटिज्म जीरो नहीं हुआ। जब हम करंट देते हैं तो ये एक तरह का मैग्नेट बन जाता है, सिलिकॉन स्टील या जो भी आप यूज करते हैं एक मैग्नेट बन जाता है। करंट को जीरो करने के बावजूद वो मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बना रहता है। तो हर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के लिए ये मस्ट है कि देयर मस्ट बी सम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इनसाइड द पोल कोर, है ना, कि पोल कोर में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ होना चाहिए, ताकि हम अगली बार जब इसको मूव करें तो कुछ मैग्नेटिज्म यहां हो। उस मैग्नेटिज्म के कारण जब हम इसको मूव करेंगे तो कंडक्टर में कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, इधर हम लोड से कनेक्टेड किए हुए हैं, करंट का फ्लो होना शुरू होगा। जैसे ही करंट का फ्लो होना शुरू होगा वैसे ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो है ही, अब इसमें जब करंट का फ्लो होना शुरू होगा तो मैग्नेटिज्म और बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिज्म और बढ़ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस और बढ़ेगा, और ऐसे करते करते जब हम जो फ्लक्स पर पोल जो डिजाइन फ्लक्स की वैल्यू है उस पर पहुंच जाएंगे तो हमको रेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो हम आपको पहले कहते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड मशीन में एक और पॉइंट है, यही पॉइंट है कि सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स मस्ट हैव सम इंटरनल रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन कुछ इस तरह का है, इसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में है। अब इसके कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं जो कि हम लोग को आगे न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहला फॉर जनरेटर के लिए यहां से करंट ऐसे इन करेगा, यहां से ये करंट का इस तरह से फ्लो और ये इस तरह से होते हुए इस तरह से। तो सीरीज सेपरेटली एक्साइटेड कंपैरिजन में यहां पर आप देखें अगर तो ईए जो वोल्टेज आएगा इसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप और एक और वोल्टेज ड्रॉप किसका, फील्ड वाइंडिंग का, एंड इसके भी वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करेंगे तब जाकर के मिलेगा क्या, बीटी। तो ये एक वोल्टेज ड्रॉप एक्स्ट्रा आ गया आपका, है ना। तो फॉर जनरेटर VT इक्वल टू केवी लगा करके भी आप देख सकते हैं, VT इक्वल टू EA माइनस IA RA। जो करंट यहां IA है वही करंट यहां IF है, और वही करंट ये अगर यहां पर कोई लोड लगा हुआ है तो IL है। तो VT इक्वल टू EA माइनस IA RA माइनस IA RF माइनस 2, या इक्वल टू EA माइनस IA कॉमन ले लें तो RA प्लस RF माइनस 2 जनरेटर के लिए। और फॉर मोटर के लिए जस्ट रिवर्स, सप्लाई यहां से देंगे, करंट का डायरेक्शन सारा का सारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू VT माइनस IA इंटू RA प्लस RF माइनस 2। अब यहां का जो वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज में से इस ड्रॉप को डस्ट के ड्रॉप को घटाएंगे तब जाकर के ये मिलेगा। सिमिलरली जो पावर फ्लो डायग्राम है वो भी आप समझ सकते हैं। जनरेटर के लिए यहां से शाफ्ट पावर इन होगा, उसमें से रोटेशनल लॉस निकल जाएगा, जो बचेगा पावर वो इसको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, उसमें से ब्रश कांटेक्ट लॉस माइनस होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस माइनस होगा और फील्ड कॉपर लॉस माइनस होगा, तब जाकर के मिलेगा किसको, पावर, इसको पावर। सिमिलरली फॉर मोटर रिवर्स। तो ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन सेकेंड, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट इज इक्वल टू फील्ड करंट, तीनों ही करंट सेम है। थर्ड देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IF ये तो हो गया, फाई F जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के।
तो फाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ इक्वल टू आई ए, और फाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, या इसको लिख सकते हैं समथिंग K1 आई। फाई एफ इज इक्वल टू K1 आई। अब देखिए चौथा इक्वेशन, जो टॉर्क इसमें आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है ZP अपॉन 2 पाई ए फाई आई, तो ये होता है KA और फाई आई ए, और फाई यहां पर क्या है K1 आई, है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या K1 आई ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर का, तो वहां पर सीरीज मोटर का, तो वहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू KA K1 IA स्क्वायर, पैराबोलिक बनता है इसी कारण। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वही कि EA इक्वल टू क्या होगा, वही चीज ZP एंड फाई अपॉन A। सिक्स, अगर जनरेटर है तो VT इक्वल टू क्या होगा IA इंटू RL। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आपको सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए ध्यान से, देखिए इस मशीन का एक ड्रॉबैक आपको दिख रहा होगा कि सेपरेटली एक्साइटेड के कंपैरिजन में अगर जितना वोल्टेज यहां पे जनरेट हुआ है ना, सेपरेटली एक्साइटेड में वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ आर्मेचर रेजिस्टेंस में और ब्रश में होता था, यहां पर एक एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप है। तो हम लोग पैसा बचाने के चक्कर में बैटरी को हटा करके इसको यूज किया, यहाँ ड्रॉप पे बढ़ गया है कि नहीं। तो देखिए कोशिश ये करनी है कि इसको इस ड्रॉप ही नहीं बढ़ा, एक लॉस में बढ़ गया और कॉपर लॉस, तो इसको इस लॉस को या ड्रॉप जो इसमें हो रहा है उसको कम करना है। देखिए जो लॉस हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, लॉस की बात करें तो ये है IA स्क्वायर RF, और ड्रॉप की बात करें V F हम लिख रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा IA इंटू RF। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट जो इस केस में है वो लोड पे डिपेंड कर रहा है ना। आर्मेचर करंट इज डिपेंडेंट ऑन लोड, जो यहां पर लोड लगेगा वो अपने हिसाब से यहां से करंट को ड्रॉ करेगा। आर्मेचर करंट लोड पे डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर करंट को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, वो फुल लोड भी हो सकता है, फुल लोड करंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन लोड। तो यानी कि IA को आप अपने मन से वैरी नहीं कर सकते, IA लोड पे डिपेंड करेगा। अगर लॉस को कम करना है इसमें तो आप IA को वैरी करके नहीं हो सकता ये काम, आपको फील्ड के रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि IA तो लोड पे डिपेंड करेगा, तो फील्ड के रेजिस्टेंस को आपको कम रखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछ चुका है कि डीसी मशीन में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो किया है तो लो, क्यों लो, ताकि इस लॉसेस को कम कर सके। करंट को क्यों नहीं कम कर सकते, क्योंकि करंट तो भाई लोड पे डिपेंड करेगा, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नोट्स में भी है कि फॉर सीरीज वाइंडिंग, जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसके रेजिस्टेंस को काफी कम लेते हैं, और कम लेने के लिए R इक्वल टू आपको पता है रो L अपॉन A, इसको अगर कम करना है तो लेंथ को कम कीजिए और एरिया को बढ़ाइए। तो लेंथ को कम करने के लिए हम लोग टर्न्स को कम करते हैं, फ्यू टर्न्स, और एरिया को मोटा करने के लिए थिक वायर यूज करते हैं। तो नोट्स में लिखा हुआ है आपको फ्यू टर्न्स एंड थिक वायर, ये नोट्स में गलती से विच वायर लिखा गया है, थिक के जगह इसको आप करेक्ट कर लेंगे, विच नहीं थिक वायर, फ्यू टर्न्स एंड थिक वायर, थिक वायर मोटा, ताकि रेजिस्टेंस इसका क्या हो, कम हो, लॉस कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपको इसके बारे में, सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन हमने देखा कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड थी, और उसमें IA इक्वल टू IL इक्वल टू IF था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लॉसेस को कम करने के लिए और वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम लोग उसके रेजिस्टेंस को कम लेते थे,
और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्न्स को कम करते थे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को कम करते थे और मोटा वायर देते थे, थिक वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज, ठीक है। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो फाई इक्वल टू तो NIF बाई आर होता है, रिलक्टेंस होता है, तो फ्लक्स तो कम जाएगा। तो मटेरियल, तो जो मैग्नेटिक सर्किट है उसके रिलक्टेंस को हम लोग इस तरह से रखते हैं ताकि ये नंबर ऑफ टर्न्स को कम करने पर भी फ्लक्स पे कोई असर ना पड़े। तो रिलक्टेंस को ये करके मतलब उस वैल्यू का रख सकते हैं ताकि आपके फ्लक्स पे कोई असर ना पड़े, नंबर ऑफ टर्न्स हम कम भी रखें तो, ठीक है ना, क्योंकि फाई इक्वल टू NIF अपॉन आर होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो फ्लक्स कम होगा ही, तो रिलक्टेंस को हम बेटर रखते हैं ताकि फ्लक्स को वो कंपनसेट करे। अब देखिए शंट एक्साइटेड डीसी मशीन, इसको जल्दी से करें। शंट एक्साइटेड डीसी मशीन जैसे नाम से क्लियर है, शंट मतलब पैरेलल, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग इसके केस में कैसा होगा, पैरेलल में होगा किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के। तो इसका देखिए सर्किट मॉडल VT RA, ठीक है, EA, और इस पूरे के पूरे आर्मेचर के साथ पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग F डैश R, ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं B, ये ब्रश है, इस तरह का कनेक्शन है फील्ड वाइंडिंग का पूरे के पूरे आर्मेचर के साथ पैरेलल, चाहे डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो। एक्चुअल मशीन में कैसा होगा देखिए, ठीक है, रोटर, ब्रश, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्या है, ए, ठीक है, और इस पॉइंट को, बाहर का ये पॉइंट है, इसको बी नाम देते हैं, और ये आप देख रहे हैं इससे कनेक्शन बाहर निकला, तो एक बार फिर से इसको इससे मिटा दें, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कैसे कनेक्शन है, जो सप्लाई का आपका जो VT है, जो इन दोनों पॉइंट के बीच में है VT, उसका एक टर्मिनल तो B से कनेक्टेड है, तो वो हमने कर दिया, और ऊपर वाला टर्मिनल A से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो इसको हम A से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें पोल कोर नहीं बनाना, पोल कोर और पोल सुपर बना लेते, ठीक है। अब इसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड है आपके फील्ड वाइंडिंग का F पॉइंट, हाँ, तो उसको हम लोग यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसका जो रिटर्न F डैश है वो किससे कनेक्टेड है, B से, तो ये इस पॉइंट को F कह सकते हैं और इस पॉइंट को F डैश, ठीक है ना। तो ये इसका एक्चुअल सर्किट है, जो एक्चुअली होता है यहाँ पे कि आर्मेचर के साथ ये पूरी तरह से किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, हाँ। तो देखिए, तो ये आपका इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है, और इस तरह से आप एक बात इसमें गौर कीजिए कि डीसी सीरीज मोटर से डिफरेंस ये इस सेंस में है कि उसके केस में IA इक्वल टू IL इक्वल टू IF हो जाता था। यहाँ पे अगर ये जनरेटर है तो यहाँ से करंट निकलेगा इधर, अब ये करंट दो पार्ट में बटेगा, एक पार्ट तो ये लोड हो जाएगा IL, और एक पार्ट फील्ड करंट हो जाएगा IF, है ना। अगर मोटर है तो सप्लाई से करंट इधर से आएगा और उसका एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। अगर मोटर है तो ये सप्लाई वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, यानी इसका इससे करंट, मतलब इस वाइंडिंग से करंट कितना होगा, इस वाइंडिंग से करंट IF विल बी ऑलवेज इक्वल टू VT बाय RF, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। तो शंट मशीन जो है उनमें ये जो फील्ड है कांस्टेंट फील्ड टाइप का है ना,
क्योंकि इसमें करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रन है लगभग। तो अब ये जो शंट मोटर है इसमें एक इंपॉर्टेंट, इसमें फिर से हम लोग अगर ये इक्वेशन लिखेंगे, एक बात ये करें कि भाई इसका रेजिस्टेंस एक बार फिर से देखिए, यहां पर ये लॉस तो होगा ही, करंट तो आ रहा है आई एफ स्क्वायर, इसका लॉस क्या होगा, P इक्वल टू आई एफ स्क्वायर आर एफ, ये होगा इसका लॉस। अब हम लोग को पता है अगर लॉस को कम करना है तो रेजिस्टेंस को कम करने की अपेक्षा बहुत अच्छा है कि अगर हम करंट को कम करें, क्योंकि करंट कम होगा तो स्क्वायर टाइम्स कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो डायरेक्टली कमेगा, करंट कमेगा तो स्क्वायर टाइम्स कमेगा। सीरीज में हम लोग करंट को कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि करंट लोड पे डिपेंड करता था, है ना, उसको कम कर ही नहीं सकते थे, वो तो लोड को जितना चाहिए उतना लेगा, और सीरीज में है तो उतना करंट उससे भी पास करेगा। लेकिन यहाँ पे आप करंट को कम कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ये सप्लाई, इसका जो आई एफ है, आई एफ इज इक्वल टू वी टी बाई आर एफ, टर्मिनल वोल्टेज फिक्स, क्योंकि ये जिस रेटिंग का मशीन होगा उतना वोल्टेज देगा ही देगा, जनरेटर है तो, और मोटर तो उतना वोल्टेज लेगा ही लेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज फिक्स है ना। आप अगर आप इस फील्ड रेजिस्टेंस को कम रखेंगे तो आईएफ की वैल्यू हाई होगी, और आईएफ हाई होगा तो लॉस हाई होगा, और अगर आरएफ की वैल्यू को हाई रखेंगे तो आईएफ कम होगा, और आईएफ कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा। समझ रहे बात? यहां पे ये करंट आपके कंट्रोल में है, सीरीज में नहीं था, इसलिए सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को कम रखते हैं ताकि लॉस कम हो, और शंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। शंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे तो आईएफ कम रहेगा, आईएफ कम रहेगा तो आईएफ स्क्वायर टाइम्स कमेगा, और आईएफ स्क्वायर टाइम्स कमेगा तो पावर लॉस उतना ही ज्यादा कमेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है और शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा करने के लिए क्या करें, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस ज्यादा रखने के लिए लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करना पड़ेगा। तो लेंथ को बढ़ाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया को कम करने के लिए थिन वायर या फाइन वायर, बहुत पतला तार, और टर्न्स ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो शंट मशीन के लिए वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है, पतला तार होता है। इसको भी देख करके आप पकड़ सकते हैं कि शंट मोटर है कि सीरीज मोटर है, ठीक है। क्यों? रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे। आइए जल्दी से इसका इक्वेशन लिखें। सबसे पहला, फॉर जनरेटर के लिए क्या होगा, वीटी इक्वल टू ई ए माइनस आई ए आर ए माइनस 2, फॉर मोटर ई ए, मोटर के लिए ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीटी माइनस आई ए आर ए माइनस 2, ठीक है नहीं। अब यहां पे इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ये अलग ही सर्किट है, ये आपको जो सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था फील्ड वाइंडिंग में, उससे आप बच गए यहाँ पे, क्योंकि ये अलग ही सर्किट है। तो जनरेटर के लिए Vt इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा, और मोटर के लिए इसमें से इसको घटाएंगे और ड्रॉप को घटाएंगे तो मिलेगा। दूसरा इक्वेशन, फॉर जनरेटर आई ए इक्वल टू, जो जाएगा वो बराबर होगा किसके, आई एल प्लस आई एफ, एंड फॉर मोटर के लिए जो करंट आएगा इधर से, मोटर के लिए क्या होगा, इधर से मान लीजिए करंट आई एल आया, तो आई एल इक्वल टू, वो करंट इसमें जाएगा आई ए और इसमें जाएगा आई ए प्लस आई एल, ठीक है, ध्यान देना। थर्ड, आई एफ इक्वल टू वीटी अपॉन आर एफ, वीटी अपॉन आर एफ, ठीक है। फोर्थ, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, आई एफ के प्रोपोर्शनल है। सीरीज में फ्लक्स प्रोपोर्शनल था आई ए के, शंट में फ्लक्स प्रोपोर्शनल आई एफ के, इक्वल टू मान लीजिए K1 आई एफ। अब आते हैं पांचवे पे, टॉर्क इक्वल टू ZP अपॉन 2 पाई ए फाई आई ए
इक्वल टू के ए फाई आई ए, और फाई क्या है K1 IF, तो के ए K1 IF IA। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, VT अगर जनरेटर है तो VT इक्वल टू IA इंटू RL, IL इंटू RL, IL इंटू RL। और ये तो आपको पता ही है कि EA इक्वल टू ZPN फाई अपॉन ए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग इज टेकन टू बी हाई टू रिड्यूस द ओमिक लॉस। और रेजिस्टेंस को हाई रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थ्री वायर। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को नोट्स में भेजेंगे, उसको तैयार रखिए। अगला जो हमारा सेशन होगा उसको लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे सेपरेटली, एक सेकंड पे, सीरीज पे और शंट पे, उसके बाद फिर कंपाउंड देंगे।